Hello everyone, I am Sukanya Sharma and I welcome you all to this online platform of SSC Elite Classes. पॉलिटी की हम सीरीज कर रहे हैं और आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। अभी तक हम फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज भी कंप्लीट, फंडामेंटल ड्यूटीज हम आज करेंगे। इससे पहले हमने DPSPs किए हैं, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत किए हैं और आज हमारा अगला टॉपिक है जो है मौलिक कर्तव्य या अगर हम कहें फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी आती है भाग 4A में। तो भाग 4 में क्या आता है हमारा, जो हमारा पार्ट 3 था, भाग 4 था हमारा, उसमें आते हैं DPSP। क्या आते हैं? DPSPs। ठीक है, तो भाग 4A लिखा है। मैंने आपको बताया था जब संविधान में कहीं ये कैपिटल लेटर आया किसी भी आर्टिकल अनुच्छेद के साथ या किसी भाग के साथ, तो वो बाद में ऐड किया गया है ना, और वो संविधान में ऐड किया गया। वो कोई सब क्लॉज नहीं है, वो संविधान का एक संशोधन है या उसमें ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो मतलब ये देख के ही हमें समझ में आ रहा है कि जो हमारे मौलिक कर्तव्य थे, जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज थी, ये डायरेक्टली ओरिजिनली अगर मैं कहूँ तो 1950 में या 1949 26 नवंबर के टाइम पे ये हमारे संविधान में नहीं थी। ठीक है, तो ओरिजिनली नहीं थी मतलब बाद में हमने कभी ऐड की होगी, है ना। तो और इसका आर्टिकल देखें। तीसरी चीज जो हम जनरली देखते हैं, दूसरी चीज कि इसके आर्टिकल या कौन से अनुच्छेद में आता है। तो DPSP इसका क्या आर्टिकल था? आर्टिकल 36 से 51 तक, और 51 के आगे हमने ये क्या जोड़ दिया? 51A। तो अनुच्छेद 51A में आते हैं हमारे मौलिक कर्तव्य। ठीक है, और इसका सोर्स या स्रोत अगर हम देखें तो ये हमने कहां से लिया है? सोर्स, इसका सोर्स लिया है हमने USSR से, जो कि आज के टाइम पे रशिया है, और ये पहले जो था USSR था, है ना। तो यहां से हमने इसका फंडामेंटल ड्यूटीज का या मौलिक कर्तव्यों का कॉन्सेप्ट लिया है। ये सोर्स हमने कहां से बोरो किया है? USSR से। USSR जनरली एक कम्युनिस्ट कंट्री है, सोशलिस्ट कंट्री है। जो कम्युनिस्ट कंट्रीज होती हैं, ज्यादातर जो देश के नागरिक होते हैं उनके कर्तव्यों की अगर बात आए तो ज्यादातर वो आपको कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज की बात आपको कम्युनिस्ट देशों में या सोशलिस्ट देशों में देखने को मिलेंगी, कि ऐसे देशों में जो है नागरिकों की कर्तव्यों की बात होती है। अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्रीज की बात करें तो ऐसे बहुत कम, जापान एक कंट्री है जहां पे अगर हम नागरिकों के कर्तव्यों की बात करें तो जापान है, और दूसरी कंट्री भारत है। इसके अलावा जितनी भी डेवलप्ड डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, जैसे कि USA हो गया, तो वहां पे ज्यादातर क्या होता है, नागरिकों की राइट्स की ही बात की जाती है। जैसे कि हमने बिल ऑफ राइट्स का कॉन्सेप्ट हमने USA से लिया है, जो कि वहां का फंडामेंटल राइट्स का नाम है। तो ये वहां पे ऐसे देशों में जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती हैं, ऐसे देशों में ज्यादातर बात करी जाती है जो नागरिक हैं उनके राइट्स की, उनके अधिकारों की। ठीक है, उनकी ड्यूटीज पे ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। और आज के टाइम पे अगर हम देखें तो जापान ही एक कंट्री है, वहां के लोग जनरली बहुत ही अपने कर्तव्यों को लेके बहुत सिंसियर होते हैं ना, बहुत जेन्युइनली वो अपनी ड्यूटी, उन्हें कोई देख रहा हो या उन्हें कोई नहीं देख रहा हो, लेकिन फिर भी वो लोग अपनी ड्यूटीज अपने कंसर्न से पूरी निभाते हैं, चाहे उनके ऊपर कोई रूल बना है या नहीं बना है। ठीक है, और उसके बाद आता है भारत देश, जहां पे फंडामेंटल ड्यूटीज की बात हुई। तो चलते हैं अपना अपना टॉपिक आज का स्टार्ट करते हैं। तो ये हम पढ़ चुके कि ओरिजिनली अगर हम देखें कि जब संविधान बना था, मूल संविधान में, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ मौलिक अधिकारों की बात हुई है, सिर्फ फंडामेंटल राइट्स की बात हुई है। मौलिक कर्तव्य ओरिजिनल मूल संविधान में नहीं दिए हुए। ठीक है, दूसरी बात क्या है, तो पहले नहीं दिए थे तो फिर बाद में कभी ऐड किए होंगे। तो कब ऐड किए थे? 1975 में इमरजेंसी लगी थी इंदिरा गांधी जी के टाइम पे। ठीक है, तो उनके जो
प्रेसिडेंट थे, उन्होंने सजेस्ट किया, इंदिरा गांधी जी ने, कि फखरुद्दीन अली उस टाइम पे जो है हमारे प्रेसिडेंट थे, कि लोगों को उस टाइम पे क्या हो गया था, इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पे उन्होंने इमरजेंसी लगा दी थी। ठीक है, बाद में ये जो इंटरनल डिस्टर्बेंस रीजन है इसको भी हटा दिया गया था, ये भी हमने पढ़ा हुआ है ना। तो क्या हो रहा था, एक तो बिहार में जेपी नारायण जी ने बिहार मूवमेंट भी उस टाइम पे चलाया था। टोटल रेवोल्यूशन उन्होंने इंदिरा गांधी जी के अगेंस्ट जो दिया था। बिहार में मूवमेंट चल रहा था करप्शन के अगेंस्ट, की बहुत ज्यादा करप्शन हो रही है, लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है, और इसका इफेक्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट पे भी आ रहा था, और बहुत ज्यादा लोग जो है मास लेवल पे अगेंस्ट हो चुके थे करप्शन के, कि इंदिरा गांधी जी के अगेंस्ट हो चुके थे। ठीक है, तो इस उन्होंने क्या किया, फिर नेशनल इमरजेंसी लगा दी, और उन्हें लगा कि लोग तो बड़े ही वो है कि बहुत विद्रोह कर रहे हैं इन चीजों का, इनको अपने कर्तव्यों को पता ही नहीं है ना। तो फिर हमने क्या देखा कि रशिया में, यूएसएसआर में उस टाइम पे लोगों की फंडामेंटल ड्यूटीज होती थी, कि आपके भी, अगर आप अधिकार ले रहे हो तो आपकी कुछ ड्यूटीज भी हैं, आपके कुछ कर्तव्य भी हैं। जो महात्मा गांधी जी हैं वो, उन्होंने भी इसी चीज पे फोकस किया था, कि वो क्या कहते थे कि अगर हम अपने कर्तव्यों पे फोकस करें, अगर हम अपने कर्तव्यों को लेके सीरियस रहे, तो हमारे अधिकार हमें खुद ही मिल जाएंगे। ऐसा ही होता है ना, अगर आप आज किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो अगर आप अपनी ड्यूटी पूरी शिद्दत से निभाओगे, कि आपको पढ़ना है रोज, वो रिवाइज करना है डेडिकेटेडली, उस चीज को, अपने शेड्यूल को फॉलो करना है, शेड्यूल टूट भी जाता है तो वापस आपने उस चीज पे आना है, अपनी ड्यूटी अपने लिए अगर आप ट्रू रहोगे, तो क्या होगा, उससे आपके अधिकार आपको एक दिन खुद ही मिल जाएंगे, आपको उस चीज के लिए लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छे आदमी बनोगे तो सब कुछ आपके पास खुद ही आएगा, है ना। तो फिर इन्होंने क्या किया, कि इन्होंने कहा कि लोगों को उनके कर्तव्यों को याद दिलाने की जरूरत है, कि आपके कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए। तो बाद में 1976 में नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा। ठीक है, कहां से लिया था हमने ये संविधान का आइडिया, कि यूएसएसआर से हमने, यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज का आइडिया उठाया। ठीक है, फिर क्या किया, पार्ट 4A में, पार्ट 4 कौन सा था, पार्ट 4 था डीपीएसपी का, और इसी के बाद पार्ट 4A में कैपिटल लेटर है, संविधान में चेंज हुआ है ना। तो ए में क्या किया हमने, कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कितनी बार इस अमेंडमेंट को हम पढ़ चुके हैं, कितनी बार इस संशोधन अधिनियम को हम पढ़ चुके हैं, जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जो 1976 में आया था। इसको हमारा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं। अभी तक हमने बहुत सारे चेंजेस पढ़ भी लिए हैं, और जब हम अमेंडमेंट्स का अलग से टॉपिक करेंगे तो हम देखेंगे इसमें और भी कितने सारे चेंजेस या बदलाव आए थे। तो उसमें से एक और कौन सा था, कि फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया। ठीक है, इसने देखो जो ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसने फंडामेंटल राइट्स में, अपने मौलिक अधिकारों में भी चेंजेस लाए, राइट टू एजुकेशन, वही चेंजेस इसने और किसमें लाए, डीपीएस फीस में भी हमने पढ़ा दूसरा। और अब ड्यूटीज की बात आ रही है, तो ड्यूटीज में भी इसने चेंजेस लाए। ठीक है, तो 1976 में ये आया था अमेंडमेंट, किसकी रिकमेंडेशन पे, जब इंदिरा गांधी जी ने कहा कि इनको थोड़ा, लोगों को थोड़ा अपने कर्तव्य याद दिलाने की जरूरत है, तो उसके लिए इन्होंने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी का नाम बहुत जरूरी है, याद रखना, आपने डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसका, आपको बहुत सारे एग्जाम्स में इसका डायरेक्ट क्वेश्चन दिख जाएगा, कि ये ना बहुत इजी टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटीज का, तो इसके डायरेक्ट क्वेश्चन ही आते हैं ज्यादा। सबसे इजीएस्ट टॉपिक जो है कॉन्स्टिट्यूशन का या पॉलिटी का, फंडामेंटल ड्यूटीज है, और छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, तो कमेटी ने, ये क्वेश्चन आएगा कि कौन सी कमेटी ने फंडामेंटल ड्यूटीज को रिकमेंड किया था, कि किसने बोला कि फंडामेंटल ड्यूटीज होनी चाहिए, तो वो कमेटी का नाम याद रखो, द स्वर्ण सिंह कमेटी। इस कमेटी की सिफारिश पे 42nd अमेंडमेंट के थ्रू जो है, इस कमेटी ने सिफारिश की कि एक अमेंडमेंट की जाए, 42nd अमेंडमेंट, और उसके थ्रू जो है मौलिक कर्तव्यों को ऐड किया गया। ठीक है, जब मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में जोड़े गए, जिस टाइम पे, किस टाइम पे, 1976 के टाइम पे,
उस समय जब ये जोड़े गए तो मौलिक अधिकार इन्होंने कितने जोड़े थे? 10। ये 10 के 10 मौलिक अधिकार एक ही अनुच्छेद में है। ये पूरा अनुच्छेद अपने आप में एक चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? भाग 4A, ठीक है। और आर्टिकल कौन सा है? अनुच्छेद 51A। इस 51A में 10 ड्यूटीज दी हैं, ठीक है। 10 की 10 ओरिजिनली ड्यूटीज थी। फिर 2000 क्या में होता है? 10 में इन्होंने एक ड्यूटी और जोड़ दी, जो कि थी राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। तो अभी के टाइम पे कितनी है? 11 ड्यूटीज हैं हमारी। जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों की बात करें तो वो कितने हैं? ओरिजिनली 7 थे और प्रेजेंट टाइम पे 6 मौलिक अधिकार है। तो वैसे ही जो फंडामेंटल कर्तव्यों की, मौलिक कर्तव्यों की जो बात आती है, तो हमारे पास 10 थे और आज के टाइम पे 11 हमारी ड्यूटीज हैं, ठीक है। और ये कौन से साल में ऐड हुई थी? 2002 में एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। पढ़ लिया, ठीक है। अब क्या होता है? ऑल द 11 ड्यूटीज आर लिस्टेड इन, ये चीज हमने पढ़ ली कि 51A में 11 की 11 ड्यूटीज दी हैं। कोई ऐसा नहीं है कि इसमें A B C D ऐसे अलग अलग करके नहीं दी, ये सारी एक साथ है 51A में और पार्ट 4A में। पढ़ लिया। जैसे कि DPSP के बारे में हमने देखा था कि DPSP क्या होते हैं? नॉन जस्टिसिएबल होते हैं। कि DPSP क्या थे? ये स्टेट की ड्यूटी थी और फंडामेंटल राइट्स क्या है? ये नागरिकों की ड्यूटी है, ठीक है। तो जैसे कि DPSP अगर स्टेट फॉलो ना करे, कि अपनी ड्यूटी स्टेट नहीं भी बता रहा है, नहीं भी कर रहा है, तो उस टाइम पे उसके लिए हम जाके लड़ नहीं सकते कि स्टेट से ड्यूटी इनको बोलो कि ये पूरी करें। अगर उसमें राइट टू वर्क है तो मुझे जॉब नहीं मिल रही है तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी कि मुझे तो जॉब नहीं मिल रही है, तो ये चीज नहीं होगी, है ना। स्टेट अपनी ड्यूटी नहीं भी करता है तो कोई उसके लिए वो नहीं है, उसके ऊपर, सर के ऊपर डंडा नहीं है कि उसको करना है और सुप्रीम कोर्ट हम जाएंगे नहीं करेगा तो, है ना। नॉन जस्टिसिएबल बोलते हैं उसको। वैसे ही फंडामेंटल ड्यूटी भी है कि अगर हम अपनी ड्यूटी नहीं भी फॉलो करते, वैसे तो एक अच्छा नागरिक अगर कोई हो तो वो तो अपनी ड्यूटी फॉलो उसको करनी चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं करते हो तो कोई आपको जेल में नहीं डाल देगा उठा के कि आपने अपनी ड्यूटी नहीं की। पर इसके एक्सेप्शन क्या है कि कुछ चीजें, कुछ कानून बने हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। जैसे ऑनर, जो हमें अपने देश के झंडे का सम्मान करना है, अपने देश का सम्मान करना है, तो ये ऑनर्स एक्ट उसके लिए बनाया है। तो कुछ कुछ अधिनियम है जो हमें इस चीज के लिए बनाए हैं, लेकिन सारी की सारी ड्यूटीज के लिए कोई अधिनियम नहीं है, ठीक है। ये नॉन जस्टिसिएबल है, DPSP भी और फंडामेंटल ड्यूटीज भी। और फंडामेंटल राइट्स क्या थे? वो जस्टिसिएबल थे, ठीक है। फिर क्या बात आती है? अब हम करते हैं अपनी ड्यूटीज। पहली ड्यूटी क्या लिखी है? टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स, इंस्टीट्यूशंस, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। संविधान का पालन करना हमारा कर्तव्य है। अगर हम भारत में रह रहे तो भारत के संविधान का पालन तो हम करेंगे, है ना। और इसके जो उसने आदेश दिए हैं या जो उसमें आदर्श लिखे हैं, किसमें लिखे हैं आदर्श? हमारे प्रियम्बल में लिखे हैं ना, कि हमारी कंट्री ऐसी होनी चाहिए, हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, है ना। ये सारी चीजें किसमें लिखी है? प्रियम्बल में। और उसके संस्थानों में जो राष्ट्रीय ध्वज है हमारा, नेशनल फ्लैग है, राष्ट्रीय गान है हमारा, नेशनल एंथम है, इन सब चीजों की हमें रिस्पेक्ट करनी है, इन सब चीजों का सम्मान करना है। ऐसे नहीं कि हम तो बहुत ही हल्के में ले रहे हैं, ऐसे ही अपने नेशनल फ्लैग को जैसे कैसे करके फेंक रहे हैं, इसकी इज्जत करनी है ना, ये हमारा कर्तव्य है। दूसरा क्या लिखा है? टू चेरिश एंड फॉलो नोबल आइडियल्स। अच्छा, ये नोबल फीचर्स किसको बोला था बी आर अम्बेडकर जी ने? ये हमने लास्ट लेक्चर में किया है। DPSP को नोबल फीचर्स कहा था, है ना, कि उसमें अच्छी अच्छी बातें लिखी है। तो ये क्या कह रहा है कि टू चेरिश एंड फॉलो नोबल आइडियाज, जो अच्छे आइडियाज लिखे हैं, जो इंस्पायर करते हैं नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम को। हमारे देश ने आजादी ली थी 1947 में। उससे 2 साल पहले से, या मैं 200 साल पहले से, या मैं कहूँ 200 साल तो कंपनी ने रूल किया, उससे 100 साल पहले 200 साल तो ब्रिटिशर्स ने
डायरेक्ट रूल किया, उससे पहले 100 साल कंपनी आ चुकी थी। तो टोटल कितने हो गए, 300 साल पहले, है ना, जब से कंपनी ब्रिटिशर्स की भारत में आई थी। तो तब से क्या है, लोगों के साथ जो भी उत्पीड़न हुआ, जो भी चीजें हुई, जो भी गलत चीजें हुई, इतने रिवोल्ट हुए, इतने लोगों ने, हम तो कुछ लिमिटेड लोगों के नाम पढ़ते हैं, लेकिन उसके अलावा भी कितने लोग होंगे जिन्होंने अपनी जान दी होगी कि ये चीज हो जाए, जिन्होंने इतना कुछ सहा और वो स्ट्रगल किया कि हमारा देश आजाद हो चुके। आज के टाइम पे हम जैसे रह रहे हैं, यहाँ तक पहुंचने के लिए जो स्ट्रगल था, हम उस चीज को भूले ना, है ना। क्या लिखा है कि उस संघर्ष से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि कितने मुश्किलों के बाद आज हम इतनी फ्रीली बैठे, है ना। तो ये है कि स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना, उनको चेरिश करना हमारी ड्यूटी है, उनको फॉलो करना, उनसे इंस्पायर होना चाहिए हमें, है ना। और क्या लिखा है इसमें, तीसरी ड्यूटी क्या है हमारी, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। आराम आराम से मैं ये पढ़ रही हूँ, देखो 11 ही ड्यूटीज है, और कई बार क्या होता है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, इजी भी है, लेकिन पेपर में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट उठा के वहां पे लिख देते हैं कि ये ड्यूटी है या नहीं है, तो उस टाइम पे लगता है अच्छा ये भी तो होनी चाहिए ऐसे ड्यूटी, है ना। तो जो जो लिखा है उसको ध्यान से सुनो और ध्यान से पढ़ो भी साथ साथ में कि क्या बोल रही हूँ, ठीक है। द अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट सोवरेनिटी, सोवरेनिटी का मतलब प्रियम्बल में भी लिखा है ना, कि हम अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। तो सोवरेनिटी को अपहोल्ड करना है, संप्रभुता बोलते हैं हिंदी में सोवरेनिटी को। यूनिटी को प्रोटेक्ट करना है, जो कि मतलब एकता, और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, प्रोटेक्ट करना है किसको, देश की संप्रभुता को, एकता को, और उसको टूटने नहीं देना है। बहुत अलग अलग धर्म है हमारे देश में, बहुत डाइवर्स कंट्री है, बहुत अलग अलग लैंग्वेजेस है, अलग अलग फेस्टिवल्स है। तो इस चीज को हमने ऐसे नहीं लेना कि हम तो बहुत अलग हैं तो अलग ही हो जाते हैं, है ना। ये चीज नहीं करनी है, अखंडता की बात करनी है कि हम इतने अलग हैं और हम साथ में रहते हैं। हम छोटे से पढ़ते हैं ना कि इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, तो उस चीज को हमें खुशी से एक्सेप्ट करना है कि हम, हमारे देश में कितने अलग अलग तरह के लोग हैं और सब जो है बहुत अच्छे से प्यार से रह रहे हैं। ये चीज कहने की कोशिश कर रही है ये ड्यूटी, ठीक है। अगली कौन सी है, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। क्या मतलब हुआ इसका, देश की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना। क्या मतलब हुआ इस चीज का, एक तो हमारी आर्मीज होती है ना, आर्म फोर्सेस है या पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, ये क्या करते हैं, ये इनका तो काम है कि अपने देश को बचा के रखना, बॉर्डर पे रक्षा करना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, है ना। लेकिन आपने अभी भी देखा होगा कि कई बार कुछ कंट्रीज जैसे यूएसएसआर, यूक्रेन और रशिया के बीच में, यूएसएसआर पुराना नाम है रशिया का, ठीक है, तो पुरानी भी लड़ाई है उनकी, तो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो लड़ाई चल रही है, जब सोल्जर्स भी, इतनी बहुत लंबी लड़ाई चल रही है, ठीक है, तो एक टाइम पे क्या होता है कि सोल्जर्स भी कम पड़ जाते हैं आपके पास, तो उस टाइम पे सिटीजन्स से भी बोला जाता है कि आप लोगों को बुलाया जाए, तो आप लोगों को भी आना है अगर देश को बचाने की बात आ जाए, ठीक है। इसराइल में आपने देखा होगा कि वहां पे टाइम टू टाइम जो है सिटीजन्स की भी ट्रेनिंग होती है, टाइम टू टाइम जो है उनको मिलिट्री ट्रेनिंग मिलती है, क्योंकि अगर किसी टाइम पे ऐसा हो गया कि उनको एकदम जरूरत पड़े नागरिकों की, तो वो भी ट्रेंड रहे। और यहाँ पे हम ये चीज कैसे फॉलो करते हैं, जैसे हमारे देश में क्या है, एनसीसी है ना, एनसीसी के बच्चे होते हैं, आपने देखा है एनएसएस है ना, तो ये सब बच्चे भी जो है अपनी सिक्योरिटी को लेके बहुत ज्यादा जागरूक, इनके भी जो आप अगर देखोगे मोटो जो है और इनके जो ड्यूटीज हैं उसमें आप देखोगे कि सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस बोला जाता है एनसीसी को, कि जरूरत पड़ने पे उन्हें भी बुलाया जा सकता है, और ज्यादा जरूरत पड़ी तो नागरिकों को भी बुलाया जा सकता है। तो उस टाइम पे हमने ऐसे नहीं करना कि नहीं नहीं हम तो नहीं जाएंगे, ये हमारा कर्तव्य है कि जब जरूरत पड़े, जब आवश्यकता हो, तो राष्ट्रीय सेवा करने के लिए हमें हमेशा रेडी रहना चाहिए, ठीक है। ये बोलते हैं हमारी चौथी ड्यूटी। फिर क्या बात हो रही है, फिर आता है टू प्रमोट
harmony and spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic, भाषा के तौर पे, क्योंकि बहुत अलग अलग लोग हैं ना, अलग अलग धर्म है, अलग अलग भाषाएं हैं, रीजन इतने अलग है, बिल्कुल ही नॉर्थ है, बिल्कुल ही पहाड़ों वाला रीजन आ जाता है, बिल्कुल नॉर्थ में, बिल्कुल साउथ में कितना ओशियंस के पास बीच वाला आ जाता है, और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट बहुत अलग आता है ना। तो क्या है, सेक्शनल डाइवर्सिटीज बहुत ज्यादा है, एंड टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी, जो मतलब डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन, कि माताओं की, जो हमारे देश की औरतें हैं, उनकी डिग्निटी को, उनकी वैल्यू को हमने रखना है। ऐसा नहीं है कि हम अपने देश की औरतों की डी वैल्यू कर रहे हैं, है ना। ऐसी डेरोगेटरी जो चीजें उनकी वैल्यू को खराब करती है, जैसे हम आज के टाइम पे सुनते हैं तालिबान की बात, है ना। अफगानिस्तान में जो तालिबानीज आ गए हैं, वो कितना अत्याचार कर रहे हैं विमेन्स पे। आज के टाइम पे जब हम वो न्यूज सुनते हैं तो हमें पढ़ के कितना खराब लगता है कि ये लोग बिल्कुल भी उस डिग्निटी को रख ही नहीं रहे हैं, है ना। डिग्निटी क्या होता है कि एक आदमी की जो वैल्यू होती है, हर एक आदमी की डिग्निटी है, हर एक आदमी की इंटीग्रिटी है ना, अपनी वैल्यू है, तो वो उसको समझ ही नहीं रहे हैं, वो उसका अपमान करते हैं। वो बहुत ज्यादा अपमानजनक बातें हमें लगती हैं जो हम सुनते हैं ना, कि ये जोर से बोल नहीं सकती हैं, कि घर से बाहर इनकी आवाज नहीं आनी चाहिए। ये सारी कितनी प्रथाएं हैं जो हमारे देश में भी शायद कभी थी ऐसी चीजें, सती प्रथा होती थी, क्या क्या चीजें होती थी, कि हम एक ह्यूमन लाइफ को बिल्कुल ही खत्म कर देते थे, कि अगर लेडी का पार्टनर भी नहीं है तो उसको भी सती प्रथा फॉलो कर देनी चाहिए, है ना। तो ये प्रथाओं का हमें त्याग करना है, रिनाउंस करना है। रिनाउंस क्या होता है, त्याग करना है, ठीक है। धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय अनुभागीय विविधताओं को परे रखकर, जो ये है डाइवर्सिटी है, बहुत अलग अलग लोग हैं, लेकिन इसको हमने साइड में रखना है, इसको मेन इशू नहीं बनाना है। कई जगह ऐसा होता है ना कि हम अलग धर्म के हैं, या हमारा रीजन तो बिल्कुल अलग है, हमें अलग होना है ना। तो ये चीज नहीं करनी है, इनको परे रखना है, और सभी लोगों के बीच समान भाईचारे की, भाईचारा वर्ड ये भी लिखा हुआ प्रेम्बल में सारे प्रिंसिपल्स लिखे हैं। क्या मतलब होता है, फ्रेटर्निटी, कि भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना है, महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना है, ये सारी चीजें, ठीक है। अगला क्या है, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कंपोजिट कल्चर, कल्चर को संजो के रखना है। जो ये हमने डीपीएसपी में भी पढ़ा था, हमारा डीपीएसपी भी है, हमारे इतने मॉन्यूमेंट्स हैं बहुत सारे, चाहे वो अंग्रेजों ने बनाए हैं, मुगल्स ने बनाए हैं, जो भी हैं हिंदूज ने बनाए हैं, इतने बड़े बड़े टेम्पल्स हैं। तो ये सारी चीजें ऐसा नहीं है कि आप वहां पे जाके उसको खराब कर रहे हो। अगर हम आज वो चीज देख रहे हैं जो इतने साल पुरानी बनी है, कितनी खुशी होती है हमें वो चीज देख के, कि क्या इन्होंने टेक्नोलॉजी लगाई होगी उस टाइम पे इतने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ। तो हम चाहते हैं कि वो चीज हमारे आगे आने वाले डिसेंडेंट्स भी वो देखें। तो क्या करना है उसके लिए, कल्चर को कंपोजिट करके प्रिजर्व करना है, उसकी वैल्यू करनी है, देश की समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना है और उसको संरक्षित करना है, ठीक है। अगली क्या है हमारी, टू प्रिजर्व, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट। एनवायरमेंट की बात हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनवायरमेंट इंक्लूडिंग, क्योंकि आजकल तो देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है, बात बहुत आगे तक बढ़ चुकी है, और इससे ज्यादा आगे बढ़ी कि एनवायरमेंट को खराब करने की बात आई तो बात हम पे आ ही चुकी है, ठीक है। माइक्रो प्लास्टिक्स हमारे खाने तक पहुंच चुके हैं, पानी की बोतल भी है, वो भी प्लास्टिक की है, फिर हम वो फेंक देते हैं, फिर हम और बोतल ले लेते हैं, है ना। फिर हम कुछ खाने का लेते हैं तो हम पैकेट में ले आते हैं, चाहे फिर हमें अगर सब्जी वाले से एक ही शिमला मिर्च लेनी हो तो हम उसको लिफाफे में लेके आते हैं, है ना। तो हम जो है बिल्कुल भी ये ड्यूटी फॉलो नहीं कर रहे हैं, अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो कुछ चीजें करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अब मैं भी क्या करती हूँ, कुछ कुछ चेंजेस हम अपनी तरफ से इंडिविजुअल लेवल पे, हर चीज आपको सरकार हाथ पकड़ के नहीं करवाएगी, ठीक है। सरकार का काम है अवेयर करवाना कि इन्वायरमेंटल इश्यूज हो रहे हैं, सरकार ने वो काम कर दिया है, सरकार ने ड्यूटी में भी वो चीज लिखी है, तो आप अपनी ड्यूटी को लेके ट्रू रहिए, ठीक है। आप जो राइट की बात करते हो, जो हमारा राइट टू लाइफ है, कि हमें फ्रेश एयर मिलनी चाहिए,
कि हमें सब कुछ साफ सफाई होनी चाहिए, पानी मिलना चाहिए, वो हमारा अधिकार है ना, स्वच्छ हवा लेना हमारा अधिकार है, ठीक है। तो लेकिन अगर हम वो ड्यूटी, अपनी ड्यूटी के लिए ट्रू ही नहीं है, हम अपनी ड्यूटी फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, प्लास्टिक इधर उधर फेंक रहे हैं, तो हमारी सब्जियां कैसे ऑर्गेनिक होगी, तो हमारी हवा कैसे शुद्ध होगी। सरकार आके थोड़ी ना करेगी, सरकार तो बहुत लिमिटेड कम लोगों की है। जो लोगों अपने कर्तव्य अगर फॉलो करेंगे तो हमारे राइट्स हमें खुद मिल जाएंगे, ठीक है। तो क्या बात कर रहे हैं, इम्प्रूव द एनवायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, लेक्स में गंदगी नहीं फैलानी है। आप घूमने जाते हो कहीं, वहीं पे खा के आते हो, वहीं पे फेंकना नहीं है, ठीक है। और सफाई अगर कुछ गिरा है तो उठा दीजिए उसको, थोड़ी बहुत सफाई भी करके आएंगे, खुद को भी अच्छा लगेगा आपको। एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर द लिविंग क्रिएचर्स। मैं भी अपनी तरफ से थोड़े थोड़े चेंजेस क्या करते हैं, मैं भी सब्जी लेने जाती हूँ तो घर पे जो ऑलरेडी लिफाफे रखे होते हैं वो लेके जाती हूँ, ठीक है। चाहे प्लास्टिक के लिफाफे आ जाते हैं हमारे पास, पॉली बैग्स आ जाते हैं ना, तो आप उन पॉली बैग्स को रीयूज करो। वाई यू आर कलेक्टिंग कि वापस आप सब्जी लेने जा रहे हो फिर वो लेके आ रहे हो, है ना। तो उस चीज को धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें फॉलो करो कि आप जो है अपने एनवायरनमेंट को बचाओ, आपको भी अच्छा लगे कि आप भी कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, ठीक है। एंड टू हैव कंपैशन, जो लिविंग क्रिएचर्स है उनके लिए कंपैशन रखना। जैसे कि घर पे हमारे खाना बनता है, उसका कुछ वो भी तो बचता है, वेस्ट भी जो बचता है ना, ऑर्गेनिक वेस्ट, प्याज के छिलके बच गए, खीरा काट रहे हो उसका छिलका बच गया, ये सब छिलके बच गए, है ना। तो इसको आप प्लास्टिक के साथ मिक्स कर दोगे, फिर अब गाय गाय खाएगी अगर उसको, तो वो प्लास्टिक उसके अंदर में जाएगा ना। उनको फिर आप नदी में, ओशंस में भी अगर ऐसा होता है, नदियों में अगर आप ऐसे गंदगी फैला देते हो, प्लास्टिक फेंक देते हो, तो वो क्या होते हैं, जो ऑर्गेनिक, जो वाटर में रहने वाले लाइव्स हैं, ठीक है, जीव जंतु हैं, अगर वो चीज खा ले तो फिर वो उनके अंदर फंस जाती है। ऐसे हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं ना कि प्लास्टिक खा लिया गाय ने, ये हो गया वो हो गया, फिश के अंदर वो प्लास्टिक में फंस गई है, क्या क्या हो गया। तो कंपैशन रखना है लिविंग क्रिएचर्स के लिए भी, ठीक है। वो कोई ऐसे नहीं है आपके घर के कि जैसे आपने उनको रखना है वैसे, ठीक है। थोड़ा सा आप जो है दया रखनी है उनके टुवर्ड्स, दया भावना रखनी है, पर्यावरण की रक्षा करनी है, सुधार करना है, जीवित प्राणियों के प्रति दया दया रखना, ठीक है। अगला देखते हैं, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक टेम्पर का क्या मतलब हुआ, मानवता तो आप चलो समझ गए, जिज्ञासा एवं सुधार की भावना का विकास करना, ठीक है। साइंटिफिक टेम्पर क्या होता है कि आपको अंधविश्वास नहीं करना है किसी चीज पे। ऐसे ही छोटा सा एग्जांपल देके समझाती हूँ। जैसे जब अंग्रेज हमारे पे रूल कर रहे थे, तो उस टाइम पे क्या होता था, एक पॉइंट पे 1857 के रिवोल्ट का एक छोटा सा रीजन ये भी था, उस टाइम के लिए बहुत बड़ा था, ठीक है। एक रीजन ये था कि 7 समंदर पार हम नहीं जाएंगे। हम उस चीज को जो है बहुत ऐसे मानते थे कि ये तो टैबू है ना, कि हम 7 समंदर तो पार कर नहीं सकते, पार ये समंदर पार करके हम नहीं जाते। और अगर आज के टाइम पे भी वैसे होता तो बाहर जाके हम इतना कुछ सीखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, वापस आते हैं, अपनी कंट्री में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो ये सब चीजें तो नहीं हो पाती ना। ऐसी और भी बहुत अंधविश्वास वाली जितनी भी बातें थी, अगर हम उन ऐसे अंधविश्वास हम रखते और अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम उन चीजों को नहीं देखते कि उसके पीछे लॉजिक ही कुछ नहीं है जिस बात के पीछे, तो फिर क्या होता कि हम वहीं के वहीं रह जाते हैं, हम कुएं के मेंढक कुएं में ही रह जाते हैं, है ना, ये होता है। और जिज्ञासा, आपको हर चीज के लिए, सीखने के लिए, नई चीज सीखने के लिए जिज्ञासु होना चाहिए, क्यूरियस होना चाहिए ना, कि ये क्या है, हर चीज सीखिए, जानिए उस चीज के बारे में। स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, तो ही आदमी एक नई चीज सीख पाता है। और कौन सी ड्यूटी है, 9 टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, ठीक है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना। एब्जॉर मतलब होता है त्याग करना, एब्जॉर का क्या मतलब होता है, छोड़ देना, उस चीज को शपथ लेना कि मैं ये, मेरा नाम ये सुकन्या, ये चीज नहीं करूंगी, आज से मैं इस चीज की शपथ लेती हूँ, मतलब डिटर्मिन्ड माइंड से आप उस चीज को फॉलो भी करो, ठीक है। आप लोग स्ट्राइक करते हो, होता है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, है ना, तो हमें क्या राइट है, प्रोटेस्ट करने का राइट है, लेकिन वो प्रोटेस्ट जो है पीसफुल होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि वो वायलेंस से भरा है।
ये नहीं होना चाहिए कि वो पब्लिक प्रॉपर्टी को हम जो है आग लगा रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, बसेस जला रहे हैं। बसेस तो आपको क्या लग रहा है आप गवर्नमेंट का नुकसान कर रहे हो? आपके माता पिता ने ही टैक्स भरा है, आपने ही टैक्स भरा है, आप उसी पैसे को आग लगा रहे हो, है ना। इससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप अगर पब्लिक प्रॉपर्टी को हार्म कर रहे हो, उस पब्लिक प्रॉपर्टी को आपके ही यूज के लिए बनाया है, तो आप किसका हार्म कर रहे हो, ठीक है। तो प्रोटेस्ट करना भी है, प्रोटेस्ट करने के लिए कोई मना नहीं है आपको, लेकिन ध्यान रखना है कि आप अपने ही चीजों को हार्म ना करें। सेल्फ हार्म बोलते हैं इसको, सेल्फ हार्म नहीं करना, ठीक है। टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फेयर्स ऑफ इंडिविजुअल and collective activity so that nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना, ताकि राष्ट्र लगातार प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर तक बढ़ सके। क्या मतलब है टुवर्ड्स एक्सीलेंस? हमें एक्सीलेंस की तरफ जाना है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो। स्पोर्ट्स में बाहर इतनी एशियन गेम्स होती है, कॉमनवेल्थ गेम्स होती है, ओलंपिक्स होते हैं, तो भारत के मेडल आते हैं, हमें खुशी मिलती है ना, भारत का नाम होता है ना। तो वो यही चीज कह रहा है कि हमें एक्सीलेंस को फॉलो करना है, वो स्पोर्ट्स में हो, वो आर्ट्स में हो, वो टेक्नोलॉजी में हो, वो पॉलिटिक्स में हो, जो भी हो, आपको उस चीज में एक्सीलेंट बनना है। आप डॉक्टर बन रहे हो, बहुत बड़े डॉक्टर बन रहे हो, बहुत बड़े लॉयर बन रहे हो, आईसीजे तक जा रहे हो, तो क्या हो रहा है इस चीज से? देश ग्रो हो रहा है, ठीक है। हम देश के नागरिक हैं, अगर हम कुछ करेंगे नहीं तो हमारे देश को हम क्या बोलेंगे, है ना। तो स्पोर्ट्स में हर चीज में आपको एक्सीलेंस की तरफ जाना है, और उससे क्या होगा, राष्ट्र की उपलब्धियां बढ़ती जाएंगी, नोबेल प्राइजेस मिलते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें, तो अचीवमेंट मिलती है। ये है हमारी लास्ट एंट्री ड्यूटी। तो यहाँ तक तो पहले से दी हुई थी, 1976 में ये सारी 10 की 10 एक साथ ऐड की गई, ठीक है। फिर क्या होता है 11 ये लास्ट एक और ड्यूटी ऐड की जाती है, जो कि होती है 2002 में ऐड होती है 11th फंडामेंटल ड्यूटी, 11th हमारा मौलिक कर्तव्य, जो कि बात करता है 6 से 14 साल के बच्चों की, 6 to 14 ईयर्स के बच्चों की, कि उनको क्या होगा, अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन कैसे मिलेगी, कि स्कूल्स हो, स्कूल अगर राज्य का काम है उसकी डीपीएसपी में दे दिया कि अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात की है, डीपीएसपी में किसकी बात की है, डीपीएसपी में बात की है अर्ली चाइल्डहुड केयर टिल द एज ऑफ 6, मतलब पैदा हो रहा बच्चा 6 साल तक पहुंच रहा है तब तक का भी ध्यान रखना है। क्या है ये, अर्ली चाइल्डहुड केयर, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात की है। फंडामेंटल राइट्स में किसकी बात की है, कि 6 से 14 साल के बच्चे को राइट टू फ्री, निःशुल्क और कंपल्सरी एजुकेशन है, उसको एजुकेटेड भेजना है, ये तो उसका अधिकार है। तो फिर अब मान लो मेरा बच्चा है, या मैं किसी बच्ची हूँ, जिसकी बच्ची हूँ, ठीक है, तो अब मेरा अधिकार, मान लो मैं ही छोटी बच्ची, ठीक है, मैं अभी 12 साल की हूँ, तो मेरा अधिकार तो है, सरकार ने मुझे अधिकार तो दे दिया, लेकिन मुझे भेजेगा कौन, भेजे मेरे माता पिता की ड्यूटी बनती है कि वो मुझे भेजे। ऐसा नहीं है कि वो मेरे को बोलेंगे हमने नहीं इसको पढ़ाना, इसको हमने अब भेजना ही नहीं है। तो यहाँ पे आती है नागरिकों की ड्यूटी की टू प्रोवाइड, कि भेजा जाए बच्चे को फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड, अपने माता पिता जो अपने बच्चों को और या अपने वार्ड को, जो कि 6 से 14 साल के हैं, ये उनको तो भेजे ही भेजे, ठीक है, 14 साल तक के बच्चों को। तो ये कहाँ से किया है, 86th अमेंडमेंट एक्ट से, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया है। यहाँ पे हमारी टॉपिक कंप्लीट हो जाता है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज का। आपने क्या करना है, एक बार वापस से देख लो इसको, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये 4 ऑप्शन है कि ये फंडामेंटल ड्यूटी है कि नहीं है, वायलेंस ना करना फंडामेंटल ड्यूटी है या नहीं है, पब्लिक प्रॉपर्टी बचाना फंडामेंटल ड्यूटी है या नहीं है, राष्ट्रगान का सम्मान करना फंडामेंटल ड्यूटी है या नहीं है ना। तो ऑप्शन को देखना,
इस चीज को देखना, एक बार इसको रिवाइज करना, और एक दो बार अगर आप देख लोगे, नजर से उतार लोगे, तो आपको वैसे भी याद रह जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इसके क्वेश्चंस भी करेंगे, डीपीएसपी के क्वेश्चंस भी करेंगे, और अपने और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी आते जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।